हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम 15 सितंबर 2023 के द हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस की बात करेंगे। तो देखेंगे क्या क्या आज के जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी क्या क्या आर्टिकल आज आए हैं, क्या क्या एडिटोरियल आए हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आपका एक्टिविस्ट रेस कंसर्न ओवर लीगल लूप होल पर्टेनिंग सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनिमल। देखिए, जो अभी बिल आया है आपके आईपीसी बिल को रिप्लेस किया है, नागरिक संहिता बिल जो है आपका, उसमें क्या हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो किसके साथ, एनिमल के साथ जो करते हैं उनके ऊपर जो प्रोविजन होना चाहिए उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है कि किसी तरह की प्रोविजन यहाँ पे ऐड नहीं किया है। इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल है रबर बोर्ड टू इंक्रीज एरिया अंडर रबर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किस तरह से रबर बोर्ड जो है, रबर को जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की यहाँ पे बात कर रहा है। अगला आर्टिकल है उड़ीसा अनविल स्पेशल सब्सिडी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टील। क्या हो रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सब्सिडी जो है दे रही है, जिससे कि स्टील की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे किस तरह से अट्रैक्ट हो। डिसइंटेंगल द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी टारगेट की बात की गई है 2030 की। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल सेक्शन है, इसको जरा देख लेंगे। ठीक है, और अगला है आपका चेंजिंग द वे पोस्टमैन नो। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रूल जो है नया जो है वो रखा गया है मॉनसून सेशन में, उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल एक्टिविस्ट रेज कंसर्न ओवर लीगल लूपहोल पर्टेनिंग टू सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनिमल। क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एनिमल एक्टिविस्ट जो है पूरी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं ये कंसर्न जता रहे हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल क्राइम है किसके खिलाफ, एनिमल के खिलाफ, जो कि भारतीय न्याय संहिता बिल में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं और वो होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और इसको जो आपको जैसे पता है भारत न्याय संहिता बिल किसको रिप्लेस किया था, आईपीसी को 1860 के, और जबकि 2018 में ये जजमेंट बताया गया था कि यहाँ पे जजमेंट जो है रिमूविंग पोर्शन ऑफ सेक्शन 377 को आईपीसी डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्स। ठीक है, जिसमें कंसेंटिंग सेम जेंडर अडल्ट अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्या किया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेस्टिलिटी, यानी कि जो जानवरों के साथ सेक्स करते हैं, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज होते हैं जो एनिमल, तो उनके खिलाफ क्या होगा, उनके लिए कोई कानून बनाए हो या नहीं बनाए हो। अगर हम करेंटली रिसेंटली देखें तो क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 377 जो आईपीसी का है वो कहीं ना कहीं पनिशमेंट देता है। ठीक है, अगर कोई भी इंगेजिंग है बेस्टिलिटी के साथ, मतलब एनिमल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है कि whoever voluntary or carnal intercourse against the order of nature with any man, woman या animal shall be punished or imprisonment of life with imprisonment of either description term of extended 10 years। अगर कोई भी वॉलेंटरीली इंटरकोर्स करता है किसी भी ऑर्डर में, यानी कि नेचर से खिलवाड़ करता है, वो चाहे मैन के साथ करे, चाहे वुमेन के साथ करे या एनिमल के साथ करे, उसको पनिशमेंट मिलेगी लाइफ इम्प्रीजमेंट की। ठीक है, इम्प्रीजमेंट की। लेकिन ये जो है डिस्क्रिप्शन जो है आगे एक्सटेंड भी हो सकता है 10 ईयर के लिए भी, और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। अगर हम रिसेंट पास्ट की देखें तो यहाँ पे बहुत सारी केसेस क्या हो गए निकल के आ रही है। यहाँ पे मार्च का एग्जांपल लिया है, मार्च में एक मैन जो है वो कहीं ना कहीं सेक्शन 377 में बुक किया गया था, अरेस्ट वारंट निकाला गया था, और रेलिवेंट प्रोविजन जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960 के द्वारा भी उस पर लगाया गया था, जिसने एक फीमेल डॉग के साथ सेक्सुअल एब्यूसिंग किया था, सेंट्रल दिल्ली की केस है। ठीक है, वहीं फरवरी में भी एक दूसरा केस निकला था, जहां एक मैन ने क्या किया था, पार्क में ही एक डॉग के साथ रेप किया था। ठीक है, तो इस तरह की जो घटना है कहीं ना कहीं एक लाइमलाइट लेके आती है एनिमल्स के ऊपर। वहीं पे बर्निका सिन्हा जो कि सीनियर लीगल कंसल्टेंट है, कहाँ के, आपके फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने कहा जो
बिल का पर्पस है वो कहीं ना कहीं वीकनेस ला रही है और कंप्लीटली एलिमिनेशन ला रही है किसमें, आपके सेक्शन 377 के बिना किसी एड्रेसिंग सेक्सुअल क्राइम को, जो कि एनिमल के साथ होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने काम तो LGBTQI के लिए ही तो कर लिया, लेकिन एनिमल राइट्स का क्या है। ठीक है, इसके ऊपर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है रबर बोर्ड टू इंक्रीज एरिया अंडर रबर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, रबर बोर्ड और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइंटली क्या करने वाले, और ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कि ज्वाइंटली एसोसिएशन है किस पे, आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट एक्सपेंड करने के लिए। कौन से, आपके नेचुरल रबर पे, जो कि कहाँ करने वाले हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन में करने वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 8.5 लाख हेक्टेयर जो है अंडर रबर कल्टीवेशन है कंट्री में। ठीक है, बताया जा रहा है, और ऑलमोस्ट 5 लाख हेक्टेयर जो है वो केरल में है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है जो कि तमिलनाडु में, और 1 लाख हेक्टेयर आपके त्रिपुरा में है। ठीक है, और भी इसको एरिया को इंक्रीज करने की बात की जा रही है नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स में। रबर बोर्ड ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेगा प्रोजेक्ट को, जो कि 2 लाख हेक्टेयर जो कि नेचुरल रबर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लाना चाहते हैं, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम में नहीं है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट सिक्किम। ठीक है, बाकी राज्य में हो सकता है। जो टायर मैन्युफैक्चर है वो कहीं ना कहीं मेन कंज्यूमर है रबर के, तो वो कम से कम 1000 जो है करोड़ जो है 5 साल में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि कमेंसमेंट हुआ था 2021 में। जो पोटेंशियल है इन स्टेट्स की वो 4 लाख हेक्टेयर की है, और आगे भी और ज्यादा ऐड होंगे। ये चैलेंजिंग है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह जैसे चीजें आती हैं, जिसके वजह से यहाँ प्लांट जो रबर के प्लांट करना जो है 2 लाख हेक्टेयर पे ही हो सकती है। तो ये सारी चीजें को कहीं ना कहीं बता रहे, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 27,000 जो है हेक्टेयर जो है वो कवर्ड है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और लगभग 40,000 हेक्टेयर जो है कवर्ड है इस साल में। अगर अगले 2 साल की बात करें, जो रिमेनिंग एरिया है उसको कहीं ना कहीं रबर कल्टीवेशन में लाया जाएगा। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट लाएगा, और जैसे स्टेट्स जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ हो गए, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेगी इन सब चीजों को, रबर कल्टीवेशन के लिए भी, इन सब चीजों के लिए भी आगे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देगी अपने स्टेट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है उड़ीसा अनवील स्पेशल सब्सिडी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टील। क्या बताया जा रहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, सब्सिडी को अनवेल किया है, जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और स्टेट्स की जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की बात की है। अगर यहाँ स्कीम की बात करें, लगभग 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्सिडी, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अलोकेशन भी मिलेंगे, और लैंड अलोकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड को भी रीइंबर्समेंट किया जाएगा। यहाँ पे अगर स्कीम की बात करें, अनाउंसमेंट किया गया था ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2023 के हिसाब से मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा जो है वो सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन रखती है आपके स्टेनलेस स्टील सेक्टर में और मिनरल सेक्टर में। और अगर बात की जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में, यहाँ सबसे ज्यादा आयरन ओर का प्रोड्यूसर होते हैं, और बॉक्साइट की प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ठीक है, और ये जो पोजीशन है स्टेट्स का, वो कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल सप्लाई अच्छी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और एल्यूमिनियम वगैरह जो है लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज बात बताई जा रही है। अगर इनकी प्रपोज की बात करें तो प्लांट का एक्सपेंशन कम से कम 3.2 MTPA इन उड़ीसा में होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल कमिटमेंट करेंगे, स्टेनलेस स्टील को कहीं ना कहीं स्टेट में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, डिमांड अगर बात की जाए स्टेनलेस स्टील की इंडिया में, वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी 10% का एनुअली अगले कुछ सालों में फाइनेंशियल ईयर में, और डबलिंग होगी ग्रोथ 4.5% से। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला आर्टिकल आपका यहाँ पे आर्टिकल आ जाता है एडिटोरियल का, तो देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है चेंजिंग द वे ऑफ पोस्टमैन लॉक। क्या बताया जा रहा है, एक नई पोस्ट ऑफिस बिल जो है 2023 का इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, और अगर बात की जाए कब मानसून सेशन में पार्लियामेंट के, और ये कहीं ना कहीं इंडियन पोस्टल एक्ट ऑफिशियल एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा। अगर हम बात करें
ये कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के जो नेटवर्क है वो जिस तरह के व्हीकल्स वगैरह डिलीवरी किया जाता है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को, तो ये अब सिटीजन सेंट्रिक सर्विस पे ही काम करेगा। ये नहीं कि व्हीकल के थ्रू आपका नेटवर्क बन जाए, इस तरह नहीं, अलग तरह के नेटवर्क जो बनाएगा वो कहीं ना कहीं सिटीजन सेंट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। अगर हम बात करें 1898 के टाइम पे एक्ट का जो फोकस था केवल मेल सर्विस पे था, और जो नई बिल है वो ऑथराइज करेगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस को, जिससे कि वो रेगुलेशन कर सके इसके रिलेटेड एक्टिविटीज को जो कि जरूरत है अलग अलग, जैसे कि सर्विसेज में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब करती है या कोई भी फिक्स चार्ज उन पे लगाती है, तो उन चीजों को रेगुलेट करने का काम किसका होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस का। ये अगर प्रोविजन की बात करें इंपॉर्टेंट है हमारी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए, और जो अभी प्री रिक्विजिट रिवीजन जो चार्जेस है जैसे कि सर्विस ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मेल सर्विस, इन सब चीजों के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल जो है की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पहले जो आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेते थे वो कहीं की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चेंजेस है ये देखा जा रहा है, ये जो एस्पेक्ट है नई बिल का वो कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपनी डिसाइडिंग करने के लिए, प्राइसिंग ऑफ इट्स सर्विस जो कि किस प्राइस पे वो अपनी सर्विस को देंगे, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बनाएगी, ठीक है, और हेल्प करेगी जिससे कि मार्केट डिमांड जो हो वो क्विकली रिस्पॉन्डिंग हो। अलग तरह की इनिशिएटिव जैसे इंडियन पोस्ट की जो कि डिस्पेंस करती है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को, अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क होगा इसमें। नई बिल जो है कि सेंट्रली गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होगी और जिसमें हो सकता है बाय नोटिफिकेशन के द्वारा एम्पावर किया जाए कोई भी ऑफिसर के द्वारा, जिसमें टू कॉज एनी आइटम्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोस्ट ऑफिस टू बी इंटरसेप्ट, और ओपन किया सकता है या डिटेन किया सकता है इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। फ्रेंडली रिलेशन रखेगा फॉरेन स्टेट्स के साथ, पब्लिक ऑर्डर के साथ, इमरजेंसी के टाइम पे आपकी पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कहीं ना कहीं काम करेगा। और अगर बात की जाए एग्जिस्टिंग एक्ट 1898 का देयर वाज प्रोविजन की पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो ओपन एंड डिस्ट्रॉय एनी पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग एक्सप्लोसिव डेंजरस, जो भी डेंजरस चीज होगा उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे हटा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉक्सियस या डिलीटरियस सब्सटेंस की सेक्शन 1919A 23 सबक्लोज 3 सबक्लोज ए में जो है रेफर किया गया। जो ये प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं नई बिल में अधिक जेनरिक होगी नेचर के हिसाब से, और यहाँ पे अरेस्ट की जो पॉसिबिलिटी है जैसे कि आपके स्मगलिंग होती है, अनलॉफुल ट्रांसमिशन ऑफ ड्रग होती है या दूसरे कॉन्ट्राबैंड्स जो होती है गुड्स के पोस्टल पार्सल के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोई सिमिलर लेजिस्लेशन जो है कोरियर फॉर्म के लिए नहीं होगा। इंडिया को कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ेगा लगभग लेस देन 15% ऑफ मार्केट जो है कोरियर एक्सप्रेशन पार्सल या इंडस्ट्री, जिससे कि इफेक्टिव प्रोविजन जो है इंटरसेप्ट हो और ओपन हो और डिटेन हो कोई भी आइटम्स जो कोर्सेस पोस्टल ट्रांसमिशन से हो रहा है या ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक सर्विस को लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करें एक डोमेस्टिक कोरियर इंडस्ट्री की, जो बड़ा पार्ट है वो कहीं ना कहीं बना होता है किससे, मीडियम और स्मॉल प्लेयर से, और अगर एक बिल जो है कोई भी प्रोविजन जो है ऑपरेट करती है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिटेन करना चाहे अथॉरिटी को कि इंटरसेप्ट करे या ओपन करे पार्सल को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कोरियर में, तो दैट वुड बी गिव टीथ टू बिल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, ये क्या करेगी, मूवमेंट को कंट्रोल करेगी गुड्स इन पार्सल का। फ्यूचरिस्टिक पोस्टल डिलीवरी क्या बताया जा रहा है, ये जो नई बिल है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड ऑफ एड्रेसिंग आइटम या एड्रेस आइडेंटिफिकेशन या यूज ऑफ पोस्टल कोड जो है अनुमति देगी, ठीक है, प्रोवाइड करेगी। और ये प्रोविजन कहीं ना कहीं फार रीचिंग इम्पैक्ट होगी जिससे फिजिकली एड्रेस जो कि रिप्लेस होती है डिजिटली कोड से, और जिसके कारण से जियो स्पेटियल कोऑर्डिनेशन बनेगा और आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा स्पेसिफिक प्रीमाइसेस को डिजिटल एड्रेसिंग को थ्रू ए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है। और ये आसानी से प्रोसेस को सॉर्टिंग कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा एक्यूरेट डिलीवरी, जिससे जो कि मेल को और पार्सल्स को। ये जो प्रोविजन है वो फैसिलिटेट किया जाएगा डिलीवरी टू पार्सल बाय ड्रोन से, ड्रोन के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ड्रोन के थ्रू किया जा सकता है या फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो कि कंट्री में अलग अलग कंट्री में हो रही है तो उस तरह से भी किया जा सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिल का वो कहीं ना कहीं अब तक एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो कि क्लॉज 4 में 1998 एक्ट में लिखा था, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कन्वे बाय द पोस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
all letters shall be have exclusively privilege of performing all incident service, receiving, collecting, sending, dispatching and deliver all letters। क्या बताया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ जो क्लॉज 4 बता रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था, वो क्या बताया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, वो कन्वे कर सकती है किसी भी पोस्ट को जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सभी लेटर्स को, और साथ ही साथ एक्सक्लूसिवली प्रिविलेज है कि वो परफॉर्म कर सकता है सभी इंसिडेंट सर्विसेज जो कि रिसीव कर रहा है, कलेक्टिंग कर रहा है या सेंडिंग कर रहा है या डिस्पैचिंग कर रहा है, इस तरह की चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। ये जो प्रोविजन है कहीं ना कहीं लॉस्ट कर रही है रेलिवेंस को, जो कि कोरियर के जब से कोरियर स्टार्ट हुआ है तब से इसकी रिलीवेंस को खत्म कर रही है और अलाउ कर रही है जिससे कि इंडिया जो है ऑपरेट कर सके 1980 तक, 80 के बाद। ये जो हैपेंड है बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ लेटर वाज नॉट स्पेल्ड आउट एनीवेयर इन द एक्ट, कहीं पे भी ये स्पेलिंग नहीं किया गया, लेटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और इंडियन उसके साथ भी अगर इंडियन पोस्टल ऑफिस रूल 1933 देखे उसमें भी कुछ इस तरह की नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया रहे और कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आपका डिसेंटिंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। देखिए ग्लोबल एनर्जी टारगेट क्या है 2030 का, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। अगर प्रेसिडेंटशिप की बात करें 28 कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की, जो कि हेल्ड किया गया था दुबई में, होगा नवंबर 30 से दिसंबर 12 के बीच में। ठीक है, 28 जो आपके पार्टी है, ठीक है, उसको किया गया था। इसमें हैज कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ ग्लोबल टारगेटिंग, जो कि ट्रिपलिंग करने की बात की गई थी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, जो अभी करेंटली लेवल में कब 2030 तक करने की बात जो है की गई थी 28 COP 28 में। ठीक है, यहाँ विल अपील की बात की जा रही है जिसमें प्रपोजल की जा रही है कि इजिली अंडरस्टैंडेबल ग्लोबल टारगेट को और कोई भी सीरियल डिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया जाए और सिग्निफिकेंटली उसको खत्म किया जाए। अगर हम बात करें 2021 में जो ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखा जाए 3026 गीगावाट की बात की, या फिर 39% ऑफ टोटल कैपेसिटी जो सभी सोर्सेज से आई है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है अच्छा रोल है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इन टोटल की बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कि हम कंट्रीब्यूशन करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से केवल 28%, और मोर देन हाफ जो है रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज जनरेशन जो है वो हाइड्रो पावर से होती है, जबकि सोलर पावर से 13% जो है वो होती है। अगर विंड की मैं बात करूं तो 23% यहाँ पे काउंट की जाती है और 36% जो है जनरेशन की जाती है। और अगर हम बात करें 10% की जनरेशन वो कहीं ना कहीं ऑल सोर्सेज से आती है। अगर ट्रिपलिंग करने की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2023 में, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे 9000 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी से अगर हम 2021 की तुलना करें। यहाँ पे 6000 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है 2022 और 23 के बीच में लग सकती है, ऐड हो सकती है। अगर ये कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी की बात करें, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोलर और विंड के थ्रू आए। जो टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन है या ऑपरेशनलाइज है वो कोई भी हाइड्रो प्लांट से हो सकता है और विल भी टिपिकली एक्सीड कर सकता है, ज्यादा बढ़ा सकता है टाइमलाइन को 2023 तक। ठीक है, जो यहाँ एज्यूम किया जाता है कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन फैक्टर जैसे कि 25% ऑफ सोलर विंड कंबाइन होती है और अधिक जो है मोर देन करंट अभी के हिसाब से। ये जो इम्प्लाइज है जो जनरेशन है लगभग 13000 टेरावाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें इफ ग्रोथ इन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो एट द प्री कोविड-19 के हिसाब से देखा जाए तो 2.6% से हिसाब से बढ़ रही थी, लेकिन टारगेट की गई है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की, जो कि 38% ऑफ टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ठीक है, रिन्यूएबल रीजनल डिफरेंसेस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है देयर इज नो सच ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, कोई भी ऐसा ग्लोबल डिमांड नहीं है, लेकिन ग्लोबल कहीं ना कहीं एग्रीगेट करती है कंट्रीज से, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है कंट्रीज में देखा जाए तो हाईली डिफरेंशियबिलिटी है, मतलब अलग अलग है, और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं वेरी करता है कंट्री में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ है वो काफी रेपिडली होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है 2010 और 2019 में देखा जाए तो चाइना में और इंडिया में कहीं ना कहीं 6.6 से और 6.3 से बढ़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा अगर हम इसके
कंपेयर करें 0.3% डिक्लाइन हुआ है कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में, जो मिनिमल था 0.12 ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से। ये देखा गया है कि कोई भी सब्सटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी जो एडिशन होता है यूरोपियन यूनियन और यूएस में, वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करता है, फेस आउट करता है उनके फॉसिल फ्यूल को, जो 2030 में खत्म करने की बात करते हैं। अगर अभी की बात की जाए, ओनली 21% जो इलेक्ट्रिसिटी है यूएस की और 37% जो यूरोपियन यूनियन की कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आती है, यानी कि हाइड्रो और बायोमास से। अगर यूएस की बात करें, वो कहीं ना कहीं इसको फेस आउट नहीं कर पा रही है और एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से, और इसको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है 26 गीगावाट न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी को, जिससे कि वो एडिशनल डिमांड को मीट कर सके। अगर इसके शेयर की बात करें, ट्रिपलिंग टारगेट की बात करें, तो 6000 गीगावाट जो है 2030 तक ऐड करने की बात की है। अगर हम बात करें 0.4% एट द सेम टाइम, सिंस इंडिया वुड बी नीड अबाउट 717 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी मीट एडिशनल डिमांड। अगर एडिशनल डिमांड को मीट करना है तो 717 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये शेयर कहीं ना कहीं ट्रिपलिंग दिखाती है टारगेट को 12% की, और दूसरी तरफ अगर देखे जाए तो सभी तरह के फॉसिल फ्यूल को कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन को कम करती है, जहां पे यूरोपियन यूनियन और यूएस कहीं ना कहीं उस चीज को फेस आउट करने की भी बात करते हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात जो है करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड सिनेरियो की, जो फुल फेस्ड आउट करना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल को बेस्ड कैपेसिटी को, यहाँ पे यूएस और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं मोर देन थर्ड ऑफ न्यू कैपेसिटी, एक थर्ड की जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं न्यू कैपेसिटी है, और वो कहीं ना कहीं फेयर शेयर करना चाहते हैं जो जहां पे बर्डन ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए, विदाउट द नॉर्थ अप्रोप्रिएटिंग इवन मियर रिमेनिंग कार्बन बजट, दे स्टिल कंसिडरेबल फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। अगर हम बात करें कैपेसिटी की बात करें, तो आज भी हम फॉसिल फ्यूल का ज्यादातर यूज कर रहे हैं। COP28 की कॉल अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के जो ग्लोबल टारगेट है वो कहीं ना कहीं लैग कर जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों में। ठीक है, लैग कर जा रहे हैं, और जिससे कि हमें इंस्पिरेशन फ्लो जो है, जो इस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है एरिना में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी से, जो वेबसाइट पे उनपे दिखा रहा है, जो एरिना की सिनेरियो कहीं ना कहीं प्रपोज किया है COP28 के टारगेट में। ठीक है, अगर एरिना को एनालिसिस करें तो बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहीं ना कहीं ऐड होगी 2020 तक डेवलपिंग रीजन में, और 2030 की बात की जाए 80% जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो सब सहारन अफ्रीकन में है, और फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज कम्पेयर टू केवल जो यूरोपियन यूनियन में उसमें सिर्फ 17% जो है यहाँ पे है। ठीक है, और ये लोग, ये कंपनी, ये जो देश है वो अपने इसमें ऐड ऑन करने की ज्यादा कैपेसिटी जो है बना के रख रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो इनके यूरोपियन यूनियन की कहीं ना कहीं फोर टाइम्स जो है सब सहारन अफ्रीकन की कैपेसिटी है, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है। चाइना और इंडिया की बात की जाए तो ये अपने लिए बहुत कुछ कर रही है। 500 गीगावाट जो इंडिया ने टारगेट रखा था 2030 को कंप्लीट करने की, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। एब्सोल्यूट प्रोजेक्शन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रुक रहा है, और जो रिकॉग्नाइज है रिलेटिव टारगेट्स की, उसको हम लोग थोड़ा रिस्क कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलग तरह की बर्डन वगैरह हो जाती है। इनॉर्मस इंक्रीज कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना मैचिंग नॉन रिन्यूएबल कैपेसिटी के। ठीक है, जो हम ये नहीं कि एकदम से हम सप्लाई चेन को, जैसे नॉन रिन्यूएबल को बिल्कुल ही एकदम फेज आउट कर ले और रिन्यूएबल एनर्जी को ला दे, इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जो हमें टारगेट है, यानी कि जो आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना पड़ेगा, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि नेशनल ग्रिड जो है एडुकेट डेवलपमेंट कर सके जरूरत के हिसाब से। ठीक है, और हमें मिनिमल टारगेट की बात की जाए 100 बिलियन कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी सभी सेक्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं बात करें। टारगेट फॉर 3 बट नॉट फॉर मी, क्या बताया जा रहा है? अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बताया जा रहा है? जो मोस्ट वोकल प्रोपोनेंट है दिस ग्लोबल टारगेट का, वो अभी तक ये इस तरह के टारगेट को डोमेस्टिकली को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, डू नॉट हैव एनी सच टारगेट डोमेस्टिकली। जब प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस कर दिया था COP 26 में, जिसमें इंडिया जो है इंक्रीज करेगी अपनी 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल, कब तक? 2030 तक। वहीं पे अगर बात करें यूएस प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की कोई प्रॉमिस नहीं दिया था कि कोई किसी तरह की एनर्जी टारगेट की बात नहीं की थी, और ना ही यूएस ने कुछ किसी तरह के डिक्लेरेशन दिखाने में इंटेंट दिखाया था अपना।
जनरल अनाउंसमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं डिकार्बनाइज करने की बात की गई है एनर्जी सेक्टर को, जो 2023 तक की 35 तक किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं ओनली रिलेटिव टारगेट रखती है, जिसके कारण एम्बिशियस सराउंडिंग गोल जो है 40% फाइनल एनर्जी कंजप्शन जो है रिन्यूएबल सोर्सेस होगी 2023 से। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।